नमस्कार साथियों, दोस्तों, मित्रों। आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हम लोग कोयले के बारे में पढ़े थे कि कोयला किन किन रूपों में पाया जाता है। 3 तरह के कोयले पढ़े गए थे। जिस कोयले में पढ़ा गया था लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला के बाद पढ़ा गया बिटमिन्स कोयला, बिटमिन्स कोयले के बाद पढ़ा गया एंथ्रासाइट कोयला। तो ऐसे कोयले के कुछ प्रकार पढ़े गए थे, टाइप्स, जिसमें ये पढ़ा गया कि सबसे अच्छे कोयले की बात करें तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो लिग्नाइट कोयला होता है, जिसमें दाह पदार्थ की संख्या सबसे अधिक है। कोयले की बात करें तो कोयला जो बताया गया कि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। कोयला एक क्या है? जीवाश्म ईंधन है। मतलब कि ये पेड़ पौधों, जानवरों, जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त होता है, जो पृथ्वी के नीचे एक लंबे समय तक दबा रहता है। उच्च ताप और दाब पे वह जीवाश्म जो होता है कोयले के रूप में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो पिछले क्लास में ईंधन के बारे में भी पढ़ा, सारी चीजें पढ़ी। एक चीज जानना चाहते हैं कि जब किसी भी ईंधन का दहन करते हैं, कोई भी ईंधन हो, उस ईंधन का यदि हम दहन करेंगे तो दहन करने पर चाहे कोयला हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे गैस हो, कुछ भी ईंधन का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है रंगहीन होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रंगहीन होती है, गंधहीन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रंगहीन होती है, गंधहीन गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। यदि इसके परीक्षण की बात हो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये चूने के पानी को दुधिया कर देता है। चूने के पानी को दुधिया कर देता है। मतलब कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाती है तो उसको दुधिया, दूध के रंग की तरह बदल देता है, दूध के रंग में। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण हो जाता है। ठीक, तो जितने भी ईंधन हो, चाहे ठोस ईंधन हो, चाहे गैसीय ईंधन हो, ठीक है, या फिर द्रव ईंधन हो, इन सभी ईंधन को बर्न करने से मुख्यतः ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में, यदि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस जो होगी वो रंगहीन, गंधहीन गैस होगी, जो चूने के पानी को क्या कर देगी? दुधिया कर देती है। तो ये था, यहाँ जानिए कि कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। फिर आगे हम बढ़ते, एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन। एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या? हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ देखिए 2 शब्द इस हाइड्रोकार्बन में है। हाइड्रोकार्बन एक जो यौगिक होता है वह हाइड्रोजन प्लस कार्बन का यौगिक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन का यौगिक होता है। यहाँ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो 2 तरह के हाइड्रोकार्बन हैं। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है कि इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या होता है? एकल बंध होता है। ठीक, मतलब कि एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच द्विबंध, कार्बन हाइड्रोजन के बीच
द्विबंध या फिर त्रिबंध बनता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच दो बंध या फिर क्या बनता है, त्रिबंध बन करता है। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आपको पिछले क्लास में बताया गया कि जो मेथेन है CH4 मेथेन, जिसको प्राकृतिक गैस मार्स गैस बोला गया, ये सरलतम हाइड्रोकार्बन बताया गया। मेथेन गैस को क्या बोला गया था, सरलतम हाइड्रोकार्बन। मेथेन गैस क्या बोला गया, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मेथेन गैस। इसके अतिरिक्त और भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मेथेन के बाद एथेन होगा, एथेन के बाद जो होगा प्रोपेन होगा, प्रोपेन के बाद जो होगा ब्यूटेन होगा। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकल बांध बनता है वो संतृप्त। और असंतृप्त जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या बनता है, दो या त्रिबंध बनता है, वो क्या होता है, असंतृप्त बंध। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें। तो द्विबंध संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हो जाता है एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H4। फिर हो जाएगा प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन C3H6। ठीक, ये द्विबंध के होंगे। त्रिबंध की बात करें तो C3H4 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। या फिर बात करें C2H2 हो जाएगा और C3H4। और भी ऐसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात बताई गई है। यहाँ पर यदि बात करें तो जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोलियम प्राकृतिक, पेट्रोलियम जो है प्राकृतिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। पेट्रोलियम जो होता है प्राकृतिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है पेट्रोलियम। ठीक है, यौगिक है, इसको द्रव सोना बोलते हैं। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है, द्रव सोना। द्रव सोना पूछा जाता है कि द्रव सोना क्या है, द्रव सोना क्या है, तो द्रव सोना क्या है भाई, द्रव सोना है पेट्रोलियम। द्रव सोना क्या है, पेट्रोलियम है। यदि पेट्रोलियम की बात करें जो हमारे अर्थ पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम की जो उपस्थिति मिलती है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के नीचे जो अवसादी चट्टानें हैं, पृथ्वी के नीचे अवसादी चट्टानों के बीच में मिलती है। पृथ्वी सेडिमेंट्री रॉक्स, जो क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानों के बीच जो होती है पेट्रोलियम जो होता है संरक्षित होता है। ठीक, तो यहाँ पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का यौगिक है। पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं, पृथ्वी के नीचे अवसादी चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है। फिर पेट्रोलियम के द्वारा बहुत सारे, पेट्रोलियम से जो है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा हम उसके बहुत सारे उत्पाद प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या करते हैं, उसके बहुत सारे उत्पाद को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन होगा और उसके द्वारा हम बहुत सारे उसके उत्पाद क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तो यदि कुछ थोड़ी सी जानकारी है, जैसे पेट्रोलियम का पहला कुआं कहाँ खोदा गया, पेट्रोलियम पहले कहाँ मिला,
तो बताया गया कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जो है पहला पेट्रोलियम का कुआं खोदा गया। भारत की बात कर लें तो भारत में पहला पेट्रोलियम का कुआं असम के मकट में, भारत में पेट्रोलियम का पहला कुआं कहाँ मिला? असम के मकट में 1859 ईस्वी। तो यदि विश्व की बात करें कि विश्व में पेट्रोलियम का पहला कुआं कहाँ खोदा गया, तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। ठीक। और भारत की बात करें तो भारत में पहला तेल का कुआं असम के मकट में खोला गया। बात आई समझे? समझते रहिएगा। आप अपनी सुझाव, अपने कमेंट्स हमें देते रहिएगा। ठीक। उसके आधार पे हम कुछ नई चीजें डेली टू डेली आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो चलिए पेट्रोलियम के उत्पाद की बात करते हैं। पेट्रोलियम के उत्पाद, पेट्रोलियम के उत्पाद, तो सबसे पहले उत्पाद की यदि बात करें, देखिए पहला, ऐसे हम कुछ लोग कॉलम बना लेते हैं। उत्पाद हो गया, फिर यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या, और ताप परिसर। क्या है? ताप परिसर। किस ताप परिसर पे यह हमें पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन, क्या बोला जाएगा? पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से जो है उत्पाद मिलेगा। तो पहले उत्पाद की बात करें तो पहला उत्पाद है प्राकृतिक गैस। पहला उत्पाद क्या है? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 से 4 हो सकती है। एक कार्बन परमाणु की संख्या 1 से 4। इनका जो ताप परिसर होगा 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पेट्रोलियम के उत्पाद प्रभाजी आसवन से मिलेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पहला उत्पाद पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 1 से 4 कार्बन। और ताप परिसर किस ताप के बीच प्राप्त होगा? तो कहा गया लगभग 20 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या मिलेगा? ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है। प्रयोग की बात करें तो प्रयोग ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है पेट्रोल। दूसरा उत्पाद क्या है? पेट्रोल, या फिर बोलते हैं गैसोलीन। क्या बोलते हैं? गैसोलीन। ठीक है। क्या बोलेंगे? गैसोलीन। इस पेट्रोल में या फिर गैसोलीन में जो कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी, ठीक है, वो कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है लगभग 5 से 10 कार्बन होता है। कितना होगा? 5 से 10 कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है इसमें, पेट्रोल में। और इनके ताप परिसर की बात की जाए तो लगभग 30 से जो होता है 30 डिग्री से जो है 190 डिग्री सेल्सियस इनका ताप परिसर होता है। 30 से 190 डिग्री सेल्सियस इनका ताप परिसर होता है। तीसरा, ठीक। अब यदि इनके पेट्रोल या गैसोलीन की बात करें तो ये भी ईंधन में, मोटर वाहन में, वैमानिक मतलब विमानों में के ईंधन के रूप में जो होता है ये प्रयोग किया जाता है। कौन? पेट्रोल। ठीक है। कार्बन परमाणु 5 से 10 कार्बन होते हैं। फिर अगले की बात करें तो है नेफ्ता। नेफ्ता। इसमें लगभग कार्बन परमाणु की संख्या 10 से 20 होती है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? नेफ्ता में कार्बन परमाणुओं की नहीं, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो होती है ये भी लगभग, सही करिए, पेट्रोल में 8 लगभग, इसमें नेफ्ता में कार्बन परमाणु की संख्या जो होती है वो 7 से 10 कार्बन परमाणु होते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है ये ताप परिसर मतलब 120 डिग्री सेल्सियस से 190 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होते हैं? नेफ्ता होते हैं। इनके प्रयोग की बात करें तो इनका प्रयोग जो होता है, नेफ्ता का प्रयोग यूरिया में,
नेफ्था का प्रयोग किसमें होगा, यूरिया में या फिर संश्लेषित रेशे में, किसमें, संश्लेषित रेशे बनाने में जो होगा, संश्लेषित रेशों के निर्माण में नेफ्था का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या। अगला चौथा जो पेट्रोलियम का उत्पाद होगा, चौथा पेट्रोलियम का उत्पाद जो बताया गया, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, केरोसिन, केरोसिन जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 10 से 14 होती है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, लगभग 10 से 14 कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है और इनका ताप परिसर जो बोला गया 180 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस होती है। कितनी होती है, 180 डिग्री सेल्सियस से 260 डिग्री सेल्सियस केरोसिन की होती है। बात समझ में आ रही है ना, ध्यान दीजिएगा। केरोसिन कार्बन परमाणु की संख्या 10 से 14, ताप परिसर 180 से 260 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर उसके बाद अगला है डीजल। डीजल, ठीक है, तो डीजल में कार्बन परमाणु की संख्या लगभग 14 से 18। डीजल में कार्बन परमाणु की संख्या की जाए कितनी हो जाएगी, 14 से 18। इनका जो ताप परिसर होगा, इनका ताप परिसर 260 डिग्री सेल्सियस से 340 डिग्री सेल्सियस होगा। डीजल के लिए ताप परिसर क्या होगा, 240 से 260 से 340 डिग्री सेल्सियस इनका ताप परिसर मिलेगा डीजल का। ठीक, फिर डीजल के बाद आ जाते हैं लुब्रिकेंट ऑयल की बात करते हैं। अगला लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल मतलब स्नेहक, जो इसका प्रयोग एक तरीके से हम लोग वैसलीन बनाने में करेंगे, ठीक है, ग्रीस ऑयल बनाने में करेंगे, ठीक, या फिर दवाइयाँ जो पेस्ट वाली दवाइयाँ होती हैं उसमें इस लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस लुब्रिकेंट ऑयल में जो स्नेहक बनाए जाएंगे उसमें कार्बन परमाणु की संख्या जो कही जा रही है, लगभग कार्बन परमाणु की संख्या 20 से 30 होती है। इसमें कार्बन परमाणु की कितनी संख्या होती है, 20 से 30 होती है और इसका जो टेम्परेचर ताप परिसर होता है 350 से जो है 450 डिग्री सेल्सियस होता है। लुब्रिकेंट ऑयल के लिए जो है ताप परिसर 350 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अगला पेट्रोलियम। लुब्रिकेंट ऑयल की बात क्या हो गया, पेट्रोलियम अगला उत्पाद। ठीक है, तो इस पेट्रोलियम उत्पाद जो है अगला उत्पाद है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 30 से 35 है। कार्बन परमाणु की संख्या क्या है, 30 से 35 है, किसमें, पेट्रोलियम में। और इसका जो ताप परिसर है 450 से कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इन दोनों की बात करें, लुब्रिकेंट ऑयल और पेट्रोलियम, लुब्रिकेंट ऑयल और पेट्रोलियम का बात करें तो इनका जो प्रयोग होता है वो स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट मटेरियल जो कहा गया वैसलीन, ठीक है, किस काम में, वैसलीन बनाने में या फिर दवा के प्रयोग में। वैसलीन या फिर दवा, जो पेस्ट वाली दवाइयां एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह आती हैं उसमें इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम जो बोला गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक यौगिक हैं जिसे द्रव सोना बताया गया। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से कुछ उत्पाद तैयार करते हैं, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल या गैसोलीन, नेफ्था, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और पेट्रोल। ठीक है, अच्छी चीज है। और इस प्राकृतिक गैस में कार्बन परमाणु की संख्या 1 से 4, पेट्रोल में 5 से 8, ठीक, नेफ्था में 7 से 10, केरोसिन में 10 से 14 कार्बन परमाणु की संख्या, डीजल में 14 से 18, लुब्रिकेंट ऑयल में 20 से 30, पेट्रोलियम में 30 से 35 होती है। क्लियर है बस में। फिर इनका ताप परिसर, प्राकृतिक गैस के ताप परिसर की बात की है तो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल की 30 से 190 डिग्री, नेफ्था की 120 से 190 डिग्री सेल्सियस,
नेफ्ता का प्रयोग जान लेते हैं कि यूरिया या संश्लेषित रेशे में प्राकृतिक गैस ईंधन के रूप में, पेट्रोल भी ईंधन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। केरोसिन 10 से 14 कार्बन होता है, 180 से 260 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी ईंधन के रूप में ही प्रयोग होता है। डीजल में 14 से 18 कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, ताप परिसर 260 से 340 डिग्री सेल्सियस होता है। लुब्रिकेंट ऑयल है, लुब्रिकेंट ऑयल में कार्बन परमाणुओं की संख्या 20 से 30 होती है, जिसमें ताप परिसर 350 से 450 डिग्री सेल्सियस होती है। पेट्रोलियम की बात करें तो इसमें 30 से 35 होता है, जिसका ताप परिसर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये था। फिर यदि बात करें एक अगले 17-18 लास्ट में एक है पैराफिन। ठीक है, पैराफिन का प्रयोग जो करेगा मोमबत्ती बनाने में। पैराफिन का प्रयोग किसमें होता है? मोमबत्ती बनाने में, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 35 से 40 होती है। पैराफिन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 35 से 40 होती है, और इसका जो ताप परिसर है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है किसका ताप परिसर भाई? किसका ताप परिसर? पैराफिन का। पैराफिन का जो ताप परिसर है वो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ठीक, इसका प्रयोग जो है मोमबत्ती किसे बनाते हैं? मोमबत्ती बनाने में, या जल रोधी, मतलब जो कहते हैं वाटर प्रूफ। ठीक है, जल रोधी बनाने में, जैसे कहीं किसी चीज में लीकेज होता है छोटा सा, तो वहां पे इस पैराफिन को लगा दिए तो वो क्या हो गया, जल को बहने से रोक देता है। तो वही चीज कहा गया जल रोधी बनाने के लिए। ठीक है, इस पैराफिन का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो इतने पेट्रोलियम के उत्पाद बनने के बाद, इन सारे पेट्रोलियम के उत्पाद बनने के बाद जो होता है, अंतिम में एक जो है अवशिष्ट बचता है। ठीक है, एक क्या बचता है? पेट्रोलियम का अवशिष्ट बचता है। उस पेट्रोलियम के अवशिष्ट की यदि बात करें कि पेट्रोलियम का अवशिष्ट क्या है लास्ट, ठीक, जिसको बोला जाता है बिटुमिन्स या कोल तार। क्या बोला जाता है? बिटुमिन्स या फिर कोल तार की बात करते हैं। लास्ट में पेट्रोलियम के जब सारे प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं तो बचता है क्या? कोल तार, या फिर बोला गया क्या? बिटुमिन्स। बिटुमिन्स बोला गया, कोल तार या फिर क्या बोला गया? बिटुमिन्स बोला गया। ठीक है, तो कोल तार और बिटुमिन्स पेट्रोलियम का ही